गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें डेटा टाइप्स के बारे में आपको हमने जानकारी दी थी। So coming to the basic data types, I am giving you some idea. CHAR, unsigned CHAR, signed CHAR, INT, unsigned INT, signed INT, short INT, unsigned short INT, long INT, signed long INT, unsigned long INT, float, double and long double। जैसा कि आप जानते हैं, सी में भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारी प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं लैंग्वेजेस की, ये इस चीज़ को डिनोट करती हैं कि अगर हमने कोई भी वेरिएबल या कोई भी डेटा अगर दी गई डेटा टाइप्स के अनुसार डिक्लेयर किया है तो कंपाइलर अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए, उस डेटा के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। बट वी शुड नो कि कौन सी डेटा टाइप के लिए कितना मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो हमारी प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि CHAR। तो CHAR इज नथिंग बट ए रिजर्व वर्ड ऑफ द C++ एज वेल एज C, irrespective of the machine size, sorry, compiler will occupy 1 byte space in the memory. Now 1 byte means 8 bit. The ASCII code, ABCD code, these are the codes जिनमें कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ASCII की 8 बिट के द्वारा या ABCD 8 बिट कोड है, तो उन 8 बिट के कॉम्बिनेशन से हम एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 2 to the power 8 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे आपके पास। तो 256 हम कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमारे कीबोर्ड में कितने होते हैं? 101, 111, 121। यानी कि अगर हम, चूंकि हमने कहा है कि कैरेक्टर के रूप में नहीं रहता है, बल्कि हर कैरेक्टर की ASCII में एक इंटीजर वैल्यू होती है और उस इंटीजर वैल्यू को मेमोरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। तो एक बिट तो किसके लिए गई? साइन के लिए गई। तो यानी कि हमारे पास अब कितनी बिट बची? 7, यानी कि 2 की पावर 7, यानी कि 128 कॉम्बिनेशन बनेंगे।
यानी कि 128 से प्लस के 128 टोटल कितने हो गए? 256। अनसाइंड CHAR में क्या होगा कि यहां पे जो साइन के लिए कोई बिट चाहिए नहीं, यानी कि 256 0 to 255 यानी कि 256 हो गए। यहां पे 1 बाइट होगी। साइंड CHAR में आपने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई इस कैरेक्टर के साथ में साइन भी स्टोर होगा, तो एक बिट साइन को स्टोर करने के लिए, यानी कि यहां पे भी -128 से +127। अब बात करते हैं यहां पे INT कि अगर किसी डेटा की टाइप इंटीजर हो जिसे रिजर्व वर्ड INT से व्यक्त किया गया है, तो ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? दिस विल ऑक्यूपाई 1 वर्ड इन मेमोरी वर्ड का साइज मशीन की साइज पर निर्भर करता है। अगर मशीन आपके 16 बिट की है तो वर्ड का साइज भी कितने बिट का होगा? 16 बिट का। अगर मशीन का साइज 32 बिट का है तो वर्ड का साइज भी कितना होगा? 32 बिट का। यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द CPU साइज या मशीन साइज, ये चलेगा हमेशा वर्ड के हिसाब से, और वर्ड का साइज CPU के साइज के बराबर होता है। और अगर हम मान के चलेंगे अगर 16 बिट का हमारे पास कंप्यूटर है तो 1 वर्ड बराबर कितने के हो गया? 2 बाइट्स के, यानी कि एक इंटीजर को मेमोरी में कितनी जगह मिलेगी? 2 बाइट्स के। क्योंकि यहाँ INT से पहले कुछ नहीं लगा हुआ है प्रीफिक्स, तो बाय डिफॉल्ट इसे क्या माना जाता है? साइंड। और साइंड के चक्कर के मतलब यानी कि जो वैल्यू होगी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू, उस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साइन भी होगा। और वो साइन कौन सी बिट में रहेगा? लेफ्ट मोस्ट बिट में। एक बिट तो गई किसके लिए? साइन के लिए। अब रिमेनिंग कितनी बिट बची हमारे पास? 15 बिट। 15 बिट से हम उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि INT के लिए जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रह सकती है? -32,768 से लेके प्लस के 32,767। व्हाट इज द फार्मूला ओवर हियर? -2 to the power n - 1 to +2 to the power n - 1 और -1। Here n is nothing but number of bits। अगर CPU आपका 16 बिट का है तो -2 की पावर 16 - 1 यानी कि -2 की पावर 15 से लेकर +2 की पावर 15 - 1 यानी कि माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767। ये नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं अगर CPU हमारे पास 16 बिट का है और डेटा की टाइप INT है। अब बात करते हैं अनसाइंड INT की। अनसाइंड INT में आपने ये स्पष्ट कर दिया कि डेटा के साथ में माइनस का साइन या प्लस का साइन नहीं रहेगा, तो जो एक बिट हमने साइन को स्टोर करने के लिए छोड़ी थी वो पूरी की पूरी अब इस्तेमाल हो जाएगी, पूरी की 2 की पावर 16, यानी कि फार्मूला क्या होगा? 0 से 2 की पावर n - 1 यानी कि 0 to 65,535। अब बात करते हैं, यहां पे भी 1 वर्ड, यहां पे भी 1 वर्ड, बस बिट का इस्तेमाल हो रहा है। शॉर्ट INT हाफ वर्ड मीन्स 1 बाइट। 16 बिट का है तो 8 बिट यूज होंगी। ये उस केस में जब हमें पता हो कि जब ये नंबर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है या इतना छोटा है। अगर छोटी वैल्यूज है तो अननेसेसरी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है।
इसी प्रकार से अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 1 + 7 बिट लॉन्ग INT, यहाँ 2 वर्ड ऑक्यूपाई होगा। अगर 16 बिट का कंप्यूटर है तो 32 बिट यानी कि 4 बाइट्स। यानी कि -2 की पावर 32 - 1 -2 टू दी पावर 31 से लेके +2 की पावर 31 - 1, यानी कि यहाँ पे नंबर की रेंज बढ़ गई। इसी प्रकार से फ्लोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी मशीन साइज, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है और इसमें जो प्रिसिशन होता है वो डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक का होता है। डबल में नंबर इसमें दोनों रूप में रह सकता है, यानी कि आप चाहें तो नंबर को डेसिमल नोटेशन में इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और नंबर अगर बहुत बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रह सकता है। उसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है माइनस या प्लस ऑप्शनल है m.n e प्लस माइनस और पावर इस रूप में। संख्याएं पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। इंटीग्रल पार्ट की कम से कम 1 डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ई एक्सपोनेंशियल के लिए, और जो पावर होगी वो प्लस या माइनस में होगी। उसके बाद पावर को रिप्रेजेंट किया था 2 डिजिट से मैक्सिमम। लॉन्ग डबल, डबल का मतलब प्रिसीजन बढ़ा दिया, 4 की जगह 8 बाइट। प्रिसीजन कितने चला गया? 8 से 14 डिजिट तक चला गया। लेकिन हमें अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए प्रिसीजन तो हम लॉन्ग डबल में जाएंगे। लॉन्ग डबल में उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो 10 बाइट्स का किया जाता है। इसमें प्रिसीजन 31 डिजिट तक का जाता है। लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन है नहीं जिसमें कि हम इतना प्रिसाइज नंबर यूज करते हो, रियल नंबर। नाउ देयर आर 2 टाइप्स, बूल एंड WCHAR_T, वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप, ये हमारा जो चैप्टर आगे आएंगे उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए अभी बाद में पढ़ेंगे इसको। एक और डेटा टाइप थी वॉइड। वॉइड के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो फंक्शंस के लिए था कि भाई फंक्शन, हर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। अब वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? ये फंक्शन के नाम से पहले रिटर्न टाइप लिखी होती है। लेकिन अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रहा तो जब वैल्यू ही नहीं है तो वैल्यू की टाइप कहाँ से होगी? लेकिन समानता रखने के लिए कि जब हम फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे हमारे मेन फंक्शन में, तो उन तमाम फंक्शन को डिक्लेयर करा जाता है जिनको कि हम मेन फंक्शन में यूज करने वाले हैं। तो वहां पे डिक्लेरेशन का जो जनरल तरीका हुआ है वो यही है, रिटर्न डेटा टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, एंड विद इन द पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद देयर डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमास। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो उसे किससे व्यक्त करेंगे? वॉइड से। वॉइड ब्लैंक स्पेस फंक्शन का नाम, विद इन दी पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है। एक और इसका उपयोग होता है, इंटरेस्टिंग उपयोग किसका? वॉइड का। वो क्या है? देखिए, void स्टार GP, INT स्टार
एफ पी जी पी बराबर एफ पी। यानी कि हमने इस स्टेटमेंट में क्या किया कि जीपी को एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसकी टाइप कैसी बनाई अपन ने, वॉइड। तो यहां पे जीपी क्या कहलाएगा, इट इज नथिंग बट ए जेनेरिक पॉइंटर। वैसे पॉइंटर क्या है, सपोज कीजिए मैंने P को INT के साथ डिक्लेयर किया, तो P इज ए पॉइंटर टू INT। जैसे कि सामान्य वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वैसे यहाँ पे भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होता है, लेकिन दोनों में विभेद करने के लिए यहाँ P से पहले क्या लगा हुआ है, स्टार। और सामान्य होता तो P से पहले स्टार नहीं होता, खाली P होता। तो कहने का मतलब है यहाँ पे P पॉइंटर टू इंटीजर हो गया, यानी कि P किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इंटीजर की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि P के पास क्या रहेगा, एक ऐसे इंटीजर का एड्रेस रहेगा जो कि मेमोरी में मौजूद है। अब सिमिलर केस में अपन ने क्या डिक्लेयर किया कि जीपी एक पॉइंटर है वर्ल्ड का, यानी कि जीपी के पास में एक एड्रेस है और वो एड्रेस कौन सी जगह का है, जहां पे कुछ भी नहीं है। क्लियर। अब हमने आगे क्या किया, INT स्टार FP। क्लियर। FP को अपन ने एक इंटीजर पॉइंटर बना दिया। अब अगर मान लीजिए आगे जाके लिखते क्या कि FP बराबर %A और अपन ने कहीं डिक्लेयर किया होता ANT A बराबर 27। तो A को जो मेमोरी में जगह मिली हुई है, मानना कि जगह का एड्रेस कितना है 1000 और यहाँ वैल्यू कितनी स्टोर्ड है 27। तो 1000 का एड्रेस किसको दे दिया अपन ने, FP को। ये मान लीजिए आपका FP। तो FP किसकी तरफ इशारा कर रहा है, 1000 की तरफ। अब यहां अपन ने क्या किया कि GP बराबर FP, यानी कि FP जहां इशारा कर रहा है वही GP भी इशारा कर रहा है। यानी कि FP के पास जो एड्रेस है वही एड्रेस है किसके पास है, GP के पास भी है। ये चीज हमारी C में पॉसिबल नहीं थी, ये C++ में पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ये कहें क्या कि स्टार IP बराबर स्टार GP, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डीरेफरेंसिंग हो रही है। स्टार GP का मतलब GP जिस एड्रेस पर इशारा कर रहा है उस पर वैल्यू, और ये वैल्यू कहां पहुंचाई जा रही है, यहां। लेकिन GP अपने आप में क्या है, जेनेरिक पॉइंटर है, यानी कि ये जिस टाइप की तरफ इशारा कर रहा है वो टाइप तो बदली जा सकती है, लेकिन उसे डी रेफरेंस नहीं किया जा सकता। तो यहां पे हमें एक चीज है कि कास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे C में हम करते थे कास्टिंग। कास्टिंग क्यों करते थे कि जो डेटा टाइप जिसकी इशारा कर रही है और कास्ट करके अपन ने क्या कर दिया, उसको उस डेटा टाइप की तरफ मूव करा दिया। यहां पे विदाउट कास्टिंग ये काम हो रहा है। अगर हम कहें कि void स्टार PTR1, तो PTR1 इज ए जेनेरिक पॉइंटर। अब हम अगली लाइन में कहते हैं कि CHAR स्टार PTR2, तो PTR2 इज ए पॉइंटर टू करेक्टर। अगर हम कहते हैं कि PTR2 बराबर PTR1, तो PTR1
कैसा है, वॉइड पॉइंटर है तो पीटीआर जो भी कैसा हो गया, वॉइड पॉइंटर हो गया, ये वैलिड है। नाउ कमिंग टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसमें पहले हम पढ़ेंगे एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स। इसमें हम क्या करते हैं, ENUM एक रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और पर्टिकुलर वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करवा देते हैं। We will write an example, then we will try to understand it, what it is basically. ENUM, reserved word of C language. Shape is identifier. Within the parenthesis में arguments, circle, square, triangle. Similarly, ENUM color, red, blue, green और येलो। वन मोर एग्जाम्पल, ENUM पोजीशन, एंड ऑफ फाइल, सॉरी ऑफ, ऑन, ये हमने यहां पे लिखा है। ये इसकी सिंटैक्स है कि ENUM रिजर्व वर्ड आइडेंटिफायर एंड विद इन द पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहां पे शेप, एलिप्स, यानी कि जो हमने डेटा टाइप पहले से डिफाइन की हुई है उस आइडेंटिफायर को एज ए डेटा टाइप के रूप में यूज करेंगे हम। यानी कि यहाँ पे हमने शेप को एज ए डेटा टाइप यूज किया है, किसकी, इलिप्स के लिए। यानी कि इलिप्स कैसा हो गया, शेप जैसा हो गया। शेप के पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स के वैल्यूज क्या है, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो इलिप्स की भी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। बाय डिफॉल्ट जब हम इस तरह से डेफिनेशन देते हैं तो प्रथम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाती है 0, स्क्वायर की हो जाती है 1 और ट्रायंगल की हो जाएगी 2। इसी प्रकार से यहाँ पे रेड की प्रारंभिक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ब्लू की 1, ग्रीन की 2 और येलो की 3। यहाँ पे ऑफ की वैल्यू हो जाएगी 0 और ऑन की वैल्यू हो जाएगी 1। यानी कि अब इलिप्स के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है, या तो 0 है या 1 है या 2 है। अगर हम कहें कलर, बैकग्राउंड बराबर ब्लू, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। बैकग्राउंड इज आइडेंटिफायर या न्यू वेरिएबल whose data type is defined with color and the initial value which is assigned to background is blue. तो blue is the possible values. blue के लिए क्या माना जाएगा, 1, then background value will be 1. So these are nothing but the enumerators.
These identifiers can be used as a data type, या यूँ कह लें कि फर्दर हम इनको एज ए डेटा टाइप स्पेसिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। Now coming to structures and unions, कि हमने सी में पढ़ा था struct, you take some identifier, student, brace open, CHAR, name 25, CHAR, father name 25, INT, roll number, struct student, ब्रेस ओपन, नेम एक मेंबर है जिसकी 25 कैरेक्टर की एक वैल्यू हो सकती है, एफ नेम एक दूसरा मेंबर है जिसके 25 अक्षरों की एक वैल्यू हो सकती है, और इसी प्रकार से रोल नंबर भी एक मेंबर है जिसकी इंटीजर वैल्यू होगी। सो दीज आर द थिंग यू कैन एनालाइज लाइक दिस, दिस इज नेम, this is F name, and this is roll number, and this is defined by a student. So this is nothing but the template declaration, यानी कि फ्यूचर में हम इस जैसा कोई स्ट्रक्चर मेमोरी में या स्पेस रुकवाना चाहें तो रुकवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, struct student stu1, struct reserved word student, tag name of the structure, stu1 is nothing but the structure variable। तो stu1 की डेटा टाइप कैसी होगी, ऐसी होगी, यानी कि मेमोरी में इसके 3 मेंबर होंगे, उनको एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम stu1 डॉट उसके मेंबर का नाम नेम, stu1 डॉट एफ नेम, stu1 डॉट रोल नंबर। इस तरह से इनके तीनों मेंबर की वैल्यू को आप मेंबर सिलेक्शन जो ऑपरेटर है या डॉट उसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा या stu1 के लिए, 25 अक्षरों के लिए 25 बाइट, 25 बाइट, 25 और 25 50, अगर 16 बिट का कंप्यूटर तो 1 वर्ड यानी कि 2 बाइट, यानी कि 52 बाइट का एक कंटिन्यूअस स्पेस मेमोरी में stu1 के लिए रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आता है आपका यूनियन। सिर्फ फर्क इतना है, स्ट्रक्चर की जगह हम क्या लिखेंगे, यूनियन। इसी प्रकार से टेम्पलेट बनेगा, और जब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया यूनियन स्टूडेंट stu1, तो stu1 के लिए 52 बाइट का स्पेस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मेंबर के लिए स्पेस मिलेगा। आप जिस समय जिस मेंबर की बात कर रहे हैं उसको उस मेंबर के हिसाब से जगह दे दी जाएगी। यहाँ पे जो मैक्सिमम जगह है वो कितनी है, 25 है, तो 25 बाइट की स्पेस मिलेगा। अगर आप नेम को यूज़ कर रहे हैं तो नेम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एफ नेम को यूज़ कर रहे हैं तो उसी 25 जगह पे, बाइट्स जगह पे एफ नेम की वैल्यू आ जाएगी, और अगर रोल नंबर को यूज़ कर रहे हैं तो उन्हीं 25 बाइट में से पहली 4 बाइट्स का उपयोग हो जाएगा रोल नंबर के लिए। यानी कि एट ए टाइम यू कैन यूज़ 1 मेंबर वैल्यू, एक साथ सारे मेंबर्स की वैल्यू को आप एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि जगह ही नहीं होती है वहाँ पर, शेयर की जाती जगह को। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक we'll go further, we'll learn about derived data types, arrays, functions, pointers। तब तक आप एक बार वापस से इसको बुक के अंदर रिवाइज करें। थैंक यू।